ये 1998 की बात है, जब मैं काम के सिलसिले में नोएडा गया था। वहां पर 1-2 दिन का काम था, इसीलिए कंपनी ने रहने के लिए क्वार्टर का इंतजाम भी किया था। हालांकि उस समय उस क्वार्टर के आसपास थोड़ा जंगल हुआ करता था, लेकिन वो क्वार्टर दिखने में एकदम नया जैसा था, क्योंकि हाल ही में उसकी मरम्मत की गई थी। फिर चाहे वो उसके दीवारों का पेंट हो या वहाँ का फर्नीचर, सब कुछ एकदम नया जैसा था। शाम को जब मैं काम खत्म करके क्वार्टर पहुंचा, तब देखा कि जंगल के किनारे बसे इस क्वार्टर के आसपास बहुत सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, दिन भर के थकान के वजह से मैं खाने के बाद सीधे बिस्तर पर लेट गया। वहां हल्की सी ठंडक थी, पर फिर भी हवा में मुझे अजीब सी नमी महसूस हो रही थी, जैसे गर्मियों के उमस में होता है। लेकिन थकान के वजह से मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। पर रात के करीब 12 बजे अचानक एक अजीब सी आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्के कदमों से मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। शुरू में मैंने इसे अनसुना किया, पर फिर कदमों का वो आवाज मुझे बार बार आने लगा। मैं अब चाह कर भी इसे अनसुना नहीं कर पा रहा था, और उसी के साथ बाहर से मुझे कुत्तों के भौंकने के आवाजें भी आने लगे, जो कि शायद कुछ दूर से आ रहा था। मैं इन आवाजों के बीच सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों मन में बेचैनी का एक भाव आने लगा। इसी बीच जब मैं बिस्तर पर अंगड़ाई ले रहा था, तभी दरवाजे के पास हल्की सी खटखट की आवाज आई। कौन है ये जानने के लिए मैंने अंदर से ये सवाल पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जबकि बाहर से आती हुई रोशनी की वजह से मुझे दरवाजे के नीचे से किसी का पैर साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए कोई जवाब ना पाकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर इसमें सबसे अजीब तो ये था कि मेरे पूछने के बाद भी अब भी बाहर से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। इसलिए मैंने फिर से एक बार पूछा, कौन है? पर फिर से एक बार मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि दरवाजे का खटखटाना अब भी जारी था। इसलिए मैं गुस्से में आकर दरवाजा खोलने गया। पर जैसे मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं है, जिसे देखकर मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ी। ये सब जो अभी मेरे साथ हुआ, ये सब मेरे समझ के बाहर था। इसलिए उस रात यही सब सोचते हुए मैं फिर से सोने चला गया। लेकिन उसके अगली ही सुबह मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के एक कोने में किसी के खरोचने के निशान थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये पहले का कोई निशान होगा, पर जब मैंने करीब से देखा तो वो निशान हाल ही में किया हुआ लग रहा था। लेकिन इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए मैं अपने काम पर चला गया। लेकिन जब शाम को वापस लौटा तो घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसी बीच अचानक से कमरे में किसी चीज की सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। वो इतना गंदा बदबू था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने खिड़कियां तो खोल दी, पर वो बदबू जैसे कमरे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर एक रात की बात सोचकर मैं जैसे तैसे उसे बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन रात होते ही फिर से एक बार दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा, पर इस बार वो आवाज इतना तेज था कि मैं घबराते हुए सीधे उठकर बैठ गया। जबकि एक बार फिर से दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। ये देखकर मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं अपने ही धड़कनों की आवाज को खुद सुन पा रहा था। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि उस रात सबसे डरावना पल तो तब आया जब मैंने बिस्तर पर लेटे हुए हल्की खरोचने की आवाज सुनी, जो कि मेरे अंधेरे कमरे के ही दीवार से आ रहा था। हालांकि तब मैं ये जानना तो नहीं चाहता था कि ये आवाज कौन कर रहा है, पर फिर भी मन के तसल्ली के लिए मैंने टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली जहां से वो आवाज आ रहा था। पर जैसे टॉर्च की रोशनी उस कोने पर पड़ी, वैसे ही मैं डर के मारे कुछ पलों के लिए अपना सुध-बुध खो दिया था।
यानी कि मैं उस खौफनाक दृश्य को देखकर इतना डर गया था कि डर के मारे मेरे हाथों से टॉर्च नीचे गिर गया। पर जब मैंने टॉर्च को उठाया तो देखा कि वहां अब कोई नहीं है। हालांकि वो सब मेरे आंखों के सामने सिर्फ पल भर के लिए था, लेकिन मैंने देखा कि एक सूखा सा आदमी गमछा लपेटे हुए दीवारों को नोच रहा है। इतना डरावना नजारा मैंने पहली बार देखा था। अब ये सब क्यों था, कैसे था, ये सब मैंने जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने उसी रात उस क्वार्टर को छोड़ दिया। हालांकि रात में उन डरावने दृश्यों को देखकर मुझे रास्ते में भी डर लग रहा था, इसलिए उस रात का एहसास मैं आज भी नहीं भूला। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात 2017 की है, जब मैं कई सालों बाद अपने गांव मलाना वापस लौटा था। वैसे तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था, वो पहाड़ी हवा और वो पुराने दोस्त, लेकिन मेरे घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। न जाने वो क्यों पहले से बहुत बदल चुका था। मेरी छोटी बहन दिव्या, जो पहले हमेशा चहकती थी, अब वो उदास और काफी थकी थकी दिख रही थी। माँ ने बताया कि उसे पिछले कुछ महीनों से नींद में चलने की आदत हो गई है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये किसी मानसिक तनाव का नतीजा होगा, लेकिन जल्द ही मुझे ये एहसास हुआ कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मेरे वहां जाने के पहले ही रात जब मैं सोया हुआ था, तब अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुल गई। कमरे के बाहर गया तो देखा कि दिव्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर जा रही है। तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और वो बिना रुके घर के पीछे मौजूद जंगल की ओर जाने लगी। ये वही जगह था जिसे बचपन में हम हमेशा डरावना मानते थे, क्योंकि वहां एक सालों पुराना सूखा कुआं था। इसलिए दिव्या को उसी तरफ जाते हुए देखकर मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद वो तब भी नींद में चल रही थी। पर जब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और उसे खींच रहा है, क्योंकि मैं अपना पूरा ताकत लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। इसलिए कोई और चारा ना पाकर मैं उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उस रात में ऐसे ही किसी तरह से उसे घर वापस लाया था। पर जब अगले दिन मैंने उससे पिछले रात के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जबकि दिव्या का व्यवहार दिन में भी अजीब होने लगा था। वो अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी और उसकी आंखें अक्सर किसी खाली जगह को देखती रहती थी, ऐसे मानो जैसे वहां पर उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। उसकी ये उदासी न जाने क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन आ गया था, जिसको देखकर मेरी माँ भी अब दिव्या को लेकर परेशान होने लगी थी। इसलिए मैंने अगली रात दिव्या के पैरों को हल्के से बिस्तर से बांध दिया ताकि वो रात में फिर से बाहर ना जा सके। लेकिन आधी रात होते ही मुझे दिव्या के कमरे से फिर से आवाज आया। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो दिव्या बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उस जगह जहां वो हर रात जाती थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे खरोंचों के निशान भी थे। वो निशान कैसे आया ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता था कि ये निशान उसके नींद में चलने का नतीजा तो नहीं हो सकता। कोई तो ऐसा था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था। इसी बीच मेरी माँ ने आस पड़ोस के लोगों से भी बात की, इस उम्मीद में कि कहीं से उन्हें इन सब को रोकने का तरीका मिल जाएगा। हालांकि उन्हें उपाय तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कई साल पहले भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, जो अपने नींद में उस कुएं के पास जाकर
उसमें कूदने की कोशिश कर चुके हैं। जब मैंने अपने माँ से ये सब सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। पर जब मैंने पूछताछ की तो मंदिर के एक पुजारी से ये पता चला कि कई साल पहले एक छोटी बच्ची उसी कुएं के पास से अचानक गायब हो गई थी। पर क्या वो उस कुएं में गिर गई थी, ये तो किसी को सही से नहीं पता था। पर उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने उस पुजारी को अपने बहन के बारे में बताया ताकि वो इसका कोई उपाय बता सके। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो पुजारी अपने एक मित्र को लेकर मेरे घर आए, जिन्हें इन सब चीजों का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन्होंने दिव्या को देखा तब दिव्या उतने अच्छे हालत में नहीं थी। वो अभी चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो बार बार पूछे जाने पर भी किसी के बात को कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए उस पंडित ने मुझे एक तावीज के अलावा एक छोटी सी बोतल में गंगा जल दिया, जिसमें से मुझे तावीज को दिव्या के कमरे के दरवाजे पर बांधना था और उस गंगा जल को उसके नहाने के पानी में डालना था। ये सब 3-4 दिनों तक करने के बाद अचानक दिव्या हमसे बात करने लगी। उसी बीच उसने हमें बताया कि हर रात उसे सपने में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो उसे हर बार उसी सूखे कुएं के पास जाने के लिए बोलती है। हालांकि गंगा जल के पानी से नहाने के बाद दिव्या का नींद में चलना तो बंद हो गया था, पर फिर भी मैंने दिव्या के कहे बातों को अगले दिन उस पुजारी को जाकर बताया कि उस कुएं के पास जो बच्ची गायब हो गई थी, शायद ये उसी के भटकती आत्मा के वजह से है, जो दिव्या को अपने पास बुलाकर अपने साथ रखना चाहती है। इसलिए उस पुजारी ने इन सब को रोकने के लिए उस सूखे कुएं के पास से हवन करने का सुझाव दिया, ताकि उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल सके। हालांकि इन सब के बाद दिव्या फिर से पहले जैसी तो हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल पहले ही मैंने उसी कुएं को लेकर फिर से एक घटना सुनी, जिसमें एक लड़के के साथ ऐसा ही हो रहा था। यानी कि उस कुएं में जो कुछ भी था वो अब भी वहां मौजूद है। इसलिए वहां के लोगों ने उस कुएं को बंद करके उसके आसपास एक घेरा बना रखा है, ताकि कोई भी उसके पास ना जा सके। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि रोहित के बहन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।